वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज 5.5. We just need to continue with exercise 5.5, question number 12. See, in our last video lecture, I have already given you the hint of this all question 12, 13, 14, 15, 16 and 17. कैसे मुझे सॉल्व करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था. Here I am giving you the solutions, so you can refer the solution. अगर आपने सॉल्व किया है तो आप बस वेरीफाई कर लो कि आपने जो भी सॉल्व किया है वो पर्टिकुलर पैटर्न या प्रोसीजर सिमिलर है या नहीं. अगर नहीं है तो चेक करो कहाँ पे आपने गलती की है, ठीक है. एंड अगर सही है तो बस अच्छी बात है. तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में ही कि इसमें डायरेक्ट हम लॉग नहीं दे सकते, और ये एक्सप्रेशन एक्स का फॉर्म है, उसके पावर में भी वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल है. दैट्स वाई हम डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, बराबर. सो इसको हम मुझे यू एंड वी एज्यूम करना पड़ेगा, है ना. जब वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो एंड वो एक से ज़्यादा टर्म हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो यू वी एज्यूम करके ही आगे बढ़ना है ना. तो बस इसको u एज्यूम कर लिया, इसको v एज्यूम कर लिया, सो दैट u प्लस वी इक्वल टू 1. अब u का डिफ्रेंशिएशन अलग से बनाओ, v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई dx अलग से बनाओ, बराबर. dv बाई dx अलग से सेपरेट डिफाइन करो यूजिंग लॉगरिथम रूल, एंड v का डिफ्रेंशिएशन अगेन यूजिंग लॉगरिथम अलग से बनाओ. तो ये अलग से हमने जो u प्लस वी इक्वल टू 1 लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू 1 का 0. अब du बाई dx एंड dv बाई dx की वैल्यू रख लो इसके अंदर, बराबर. du बाई dx की वैल्यू है, dv बाई dx की वैल्यू दोनों अंदर पुट करने पे dy बाई dx के फॉर्म में एक इक्वेशन क्रिएट होगा, एज यू कैन सी. इसमें से dy बाई dx को कॉमन निकाल लो और बाकी सब टर्म उस तरफ भेज दो यहाँ पे. तो फाइनली आई गेट द आंसर ऑफ dy बाई dx. दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ dy बाई dx. ओके. अगेन इन क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली लॉगरिथम ले सकते हो क्योंकि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है बट वो इक्वल के इस तरफ एंड उस तरफ है, बराबर. तो चल जाएगा डायरेक्टली लॉग लेने पे. ये लॉग वाई रेस टू एक्स इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू वाई, ये पावर आगे चला जाएगा, यहाँ पे भी पावर आगे चला जाएगा, सो दैट ये पावर में जो एक्सप्रेशन था वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया. नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली, बराबर. इस तरफ भी मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना और इस तरफ भी मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाना, एंड dy बाई dx वाले टर्म एक साइड इकट्ठा करो एंड उसको सब्जेक्ट बना के फाइनली आंसर बना दो, खत्म, बराबर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 में भी पहले दोनों साइड लॉग ले लो, पावर में जो वेरिएबल उसको आगे रख दो, बराबर, लॉग प्रॉपर्टी से, एंड देन मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज़ कर लो. डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन का मतलब डिफ्रेंशिएशन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल, वो रूल यूज़ करके dy बाई dx के फॉर्म में इक्वेशन जनरेट होगा, उसमें से dy बाई dx को सब्जेक्ट बना के यू विल गेट योर आंसर अगेन. ओके. सिंप्लीफिकेशन वॉट एवर आई हैव डन, दैट इज वेरी सिंपल, है ना, अंडरस्टैंडेबल, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज या कॉल करना, जो भी स्टेप में समझ में ना आए, है ना, वो पर्टिकुलर स्टेप को हाईलाइट करके एक पिक्चर बना के, फ़ोटो बना के कैमरे से मुझे व्हाट्सअप कर देना कि ये स्टेप में समझ में नहीं आ रहा है. दैट डेफिनेटली आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेप. ओके. अगेन क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्टली भी कर सकते हो एंड यूजिंग लॉगरिथम रूल भी कर सकते हो, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्यों करना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन इजीली हो जाएगा, और ये ई रेस टू एक्स माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन मैंने ऑलरेडी बताया था कि ई रेस टू समथिंग का डिफ्रेंशिएशन जब भी हो, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब भी हो, व्हाट वी नीड टू डू, पहले तो एज इट इज एंड फिर पावर का डिफ्रेंशिएशन, मतलब एफ डैश एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन बाजू में. तो यहाँ पे वही है, देखो ई रेस टू एक्स माइनस वाई का ई रेस टू एक्स माइनस वाई इनटू पावर में कौन है, एक्स माइनस वाई, उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1 माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, बस खत्म. अब तो बस डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड करो एंड सब्जेक्ट बना के आंसर ले लो. और हाँ, यहाँ पे ई रेस टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू के फॉर्म में आंसर बन रहा है, देखो ये वाला आंसर, है ना, यू कैन सी. तो जनरली क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, और होता क्या है कि आंसर आपको ये वाला मिलेगा फाइनली,
डेफिनेटली, ठीक है। इसके आगे वाले जो स्टेप है ना, वो अगर दिमाग में नहीं आए तो फिर आपको एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शन ये वाला होगा और आप लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ तक तो बस वही है सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप, बस इसके डिवाइडेड बाई इस ये वाला टर्म, बस खत्म। बट यहाँ से आगे क्या सोचना है, तो यहाँ से आगे सोचो कि क्वेश्चन में किसी सिंप्लीफिकेशन का स्टेप बन रहा है क्या क्वेश्चन में से, तो यहाँ पे e⁻x - y की वैल्यू xy है, दैट आई कैन पुट ओवर हियर। तो e⁻x - y की वैल्यू मैंने xy अगर यहाँ पे रख दी, बराबर, यहाँ पे xy और नीचे भी यहाँ पे xy, देन यू कैन सी अब ये सिंपल सा टर्म हो गया, ऊपर से y कॉमन, नीचे से x कॉमन, यू विल गेट सिंपल आंसर, है ना, इन फॉर्म ऑफ x एंड y। सो डेफिनेटली आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं उसमें तो कोई भी ये वाला या फिर ये वाला दोनों आंसर वैलिड होना चाहिए एंड है, बट फिर भी थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी आप ट्राई करो, कोशिश करो कि ये वाला आंसर बन जाए। ओके, तो बस ये वाला आंसर या फिर ये वाला आंसर दोनों वैलिड होगा थियोरेटिकल आंसर बनाने में, बट फिर भी आप इफ़ पॉसिबल कोशिश करो कि लास्ट ये वाला आंसर बन जाए, है ना। एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी अगर पूछा जाए तो इफ़ पॉसिबल यू नीड टू गेट मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना, एंड दैट इज गिवन हियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वी नीड टू फाइंड इज जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। पहले डिफरेंशिएशन फाइंड करो एंड उसके बाद f'1 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो लेट मी यूज़ मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन रूल तो 4 टर्म है इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए, लॉगरिथमिक रूल यूज़ करते हैं। मैंने बताया ना 3-4 सम टर्म से ज़्यादा या फिर कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन हो, यू कैन यूज़ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। तो दोनों साइड लॉग दे दिया, इस तरफ लॉग f(x), इस तरफ लॉग देने पे सबको लॉग अलग अलग दे दो, सबके बीच में एडिशन रख लो। ये तो वही है, log a b c d इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ठीक है ना। बस अब तो सभी टर्म एडिशन में है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, ये log समथिंग का 1 बाई समथिंग इंटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, है ना, 1 बाई f(x) इंटू f(x) का डिफरेंशिएशन इक्वल टू log 1 प्लस x का 1 बाई 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x का तो 1 ही होगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 2x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके फिर f'(x) को सब्जेक्ट बनाओ, तो f'(x) इक्वल टू ये f(x) इस तरफ जाएगा, तो f(x) इंटू 1 बाई 1 प्लस x प्लस 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब बाई 1 प्लस x टू 4 प्लस 8x टू 7 बाई 1 प्लस x टू 8। ये हो गया अपना आंसर। हाँ, इसमें बस एक f(x) की वैल्यू रिप्लेस करनी बाकी है, वो वैल्यू रिप्लेस करके जो भी फॉर्म मिले वही आपका आंसर, ठीक है, वो आपका f'(x) का आंसर। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू f'(1). तो x की जगह 1 रखना है मुझे, तो पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 1 रख लो, तो f'(1) इक्वल टू f(1) इंटू यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अगेन 1 प्लस 1 विच इज 2, सो 2 बाई 2 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 1 दैट इज 4 बाई 2 प्लस ये 8 इंटू 1 दैट इज 8 बाई 2, ओके। एंड f(1) की वैल्यू मैंने साइड में बना ली, देखो हियर f(1) इक्वल टू, तो f(1) फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन में x की जगह 1 रख लिया, तो f(1) इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, सो एज यू कैन सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 रेज़ टू 4 विच इज 16। सो f(1) की वैल्यू 16 हो गई, रिप्लेस कर लो, एंड 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट द आंसर 120, खत्म, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो विदाउट मल्टीप्लिकेशन रूल एंड यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी। बट अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो दूसरा तरीका क्या है, तो पहले इसको एक्सपांड कर लो। क्या करो, इसको एक्सपांड कर लो, तो सॉरी हाँ, तो f(x) इक्वल 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x टू 4 इंटू 1 प्लस x टू 8। इसको दूसरे तरीके से अगर डिफरेंशिएट करना हो तो पहले क्या करो कि पहले इसको एक्सपांड कर लो, है ना। इसको एक्सपांड करोगे देन यू विल गेट वन इक्वेशन, पॉलीनोमियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि अब पहले इसका एक्सपांसन मल्टीप्लिकेशन करने पे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो
तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एंड इसका होगा 1 + x⁴ प्लस x⁸ प्लस x⁴. एंड फाइनली ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, मतलब ये चारों का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर वही चारों का x⁴ के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो हो जाएगा x⁴, x⁵, x�6, x�7, फिर वही चारों का x⁸ के साथ मल्टीप्लिकेशन, x⁸, 9, 10, 11, एंड अगेन वही चारों का x⁴ के साथ मल्टीप्लिकेशन, देन यू विल गेट दिस वन. सी सरप्राइजिंगली यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन पॉलिनोमियल इक्वेशन मिला जिसका पावर जो है ना वो एक कम्प्लीटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 15 है ना. ये जीपी भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना, ये जीपी है. बस ये f(x) हो गया. तो नाउ जस्ट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट इट. f' कर लो तो 1 का 0, फिर x का 1, फिर x स्क्वायर का 2x, 3x स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 5x⁴ प्लस 6x⁵ प्लस 7x⁶ प्लस 8x�7 प्लस 9x⁸ प्लस 10x�9 प्लस 11x�10, 12x�11, 13x�12, 14x�13, 15x�14. बस ये हो गया. तो ये हो गया f' फाइनल आंसर. और ये आंसर जो है वो किसके सिमिलर होगा? देन इफ़ यू फाइंड, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो फाइनली आंसर मिलेगा ना वो ये वाला होगा. यू विल फाइंड दिस आंसर. ओके, एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड इज जस्ट f'1. तो f'1 फाइंड करने के लिए x की जगह 1 रखना है सब में. तो ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 15 हो जाएगा. देखो इट मीन्स कि x से लेके 15 तक का समेशन. सो 1 से लेके n का समेशन n/2 n+1. तो 1 से लेके 15 का समेशन 15/2 15 + 1, दैट इज 15/2 इंटू 16. 15/2 इंटू 16 यही है. देखो दैट इज इक्वल टू 120. सो फाइनल आंसर इज 120. सो यू कैन इजीली फाइंड द आंसर इफ यू अदर मेथड. ओके, दूसरी मेथड से भी आप आंसर फाइंड कर सकते हो. डिफरेंशिएशन में हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई है नहीं कि भाई यही अप्रोच अप्लाई करो, है ना. बस ऐसा होता है कि आप जो भी अप्रोच अप्लाई करो उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए एंड सिंपली उसका डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए, है ना. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 17. इसमें देखो उन लोग ने सेपरेटली बोल दिया है कि तीनों रूल अप्लाई करो. आप डायरेक्टली पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो डिफरेंशिएशन का, फिर एक्सपांड करके पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो एंड देन डिफरेंशिएट करो, एंड थर्ड यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अब डायरेक्टली पहले लॉग अप्लाई कर दो. तीनों रूल से आपको डिफरेंशिएशन करना है. तो यहाँ पे मैंने तीनों रूल दिखाए हैं. देखो फर्स्ट मैंने आप बताया प्रोडक्ट रूल, मतलब पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज़ एंड पहले वाले का डिफरेंशिएशन. ये प्रोडक्ट रूल है. बस इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर एंड फाइनली आंसर बनाओगे तो विल गेट दिस आंसर. ओके. सेकंड है यूजिंग एक्सपांसन ऑफ द एंड बाय एक्सपांडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल. मतलब सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना चालू किया. देखो पहले ये कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, सभी टर्म एक साथ में इकट्ठे किए. 5 पावर वाले, 4 पावर वाले, 3 पावर वाले 2 टर्म, 2 पावर वाले 2 टर्म, 1 पावर वाला 2 टर्म, सभी को एक साइड इकट्ठा किया एंड देन डिफरेंशिएट किया. देन आई विल गेट अगेन सिमिलर आंसर विच इज़ आई हैव गॉट इन फर्स्ट केस. बराबर. सेकंड केस में भी वही आंसर है. एंड इन थर्ड केस बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप पहले लॉग अप्लाई करो. log y इक्वल टू log फर्स्ट टर्म प्लस log सेकंड टर्म. ओके, आप डिफरेंशिएट कर लो. 1/y डिवाइड बाई x इक्वल टू 1/x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू ये जो भी है इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5. सिमिलरली सेकंड के लिए फिर y को यहाँ पे भेज दिया मैंने, बराबर, और यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, एज इट इज़ है. फिर y की वैल्यू रख ली और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया. ठीक है, एलसीएम लेने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम बन गया वही 2 टर्म. उन दोनों को कैंसिल करने पे
फाइनली जो भी मिला यहाँ पे, जो भी मिला दैट इज अगेन सिमिलर टू द फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस में मिला था ना मुझे, बस ये वाला टर्म जो फर्स्ट केस में मिला था, ये वाला टर्म वही मेरा यहाँ पे आंसर बना। उसके बाद अगेन इसको मल्टीप्लाई करके जो 2 स्टेप बनेंगे वही वापस बाकी बचे। देखो ये वही 2 स्टेप है ना। एंड अगेन देन मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंड फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट दिस आंसर। तो इसमें लॉगरिथम वाला तरीका है वो थोड़ा लेंदी हो गया। उसका रीज़न है, मैंने क्या बताया था, लॉगरिथम वाला तरीका कब यूज़ करो, जब कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन हो, 3 से 4 से ज़्यादा हो, तब प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट अप्लाई करना इजी नहीं पड़ेगा, है ना। तब फिर आपको तब फिर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंपलसरी यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये सब मेथड क्या होती है पता है, मेथड में आपको कंपलसरी जब भी जाना पड़े ना तभी जाना, अदरवाइज यू नीड टू यूज़ द बेसिक रूल। आप बेसिक रूल यूज़ करने की कोशिश करो। एंड अगर आपको कोई हिंट नहीं मिल रही है बेसिक रूल से, देन सोचो कि चलो अब और कोई तरीका है, कि बहुत सारे टर्म है और लॉगरिथम यूज़ करना है क्या, बस ऐसा बाद में सोचो। पहले तो बेसिक तरीका ही सोचो कि चलो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ले, जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में बताया था इसका, जिसमें डायरेक्टली 2-3 स्टेप में ही आंसर आ गया था। बट इफ़ आई हैव यूज्ड लॉगरिथम तरीका, देखो यू कैन सी, ये पहला स्टेप है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 स्टेप में आंसर बना, है ना। डेफिनेटली you'll हैव मोर स्टेप विद द लॉगरिथम फार्मूला, ये लॉगरिथम मेथड, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा कि पहले डिफरेंशिएशन होगा, फिर सिंप्लीफिकेशन होगा, डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर स्टेप। ओके, सो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 17 था, जिसको हमने 3 तरीके से सीखा, ठीक है, 3 तरीके से। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में भी उन लोग ने क्या बोला है कि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर 3 स्टेप है और 3 टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है और डिफरेंशिएशन करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले u का डिफरेंशिएशन किया एंड v एंड w एज इट इज़ रखा, प्लस फिर v का डिफरेंशिएशन किया एंड u w को एज इट इज़ रखा, एंड लास्ट में w का डिफरेंशिएशन किया एंड u v को एज इट इज़ रखा। बट ये जो तरीका है वो कैसे बना, तो यहाँ पे मुझे ये जो है ना, इसको प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करना है, तो 2 तरीके से प्रूव करना है। पहला, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके प्रूव करना है, एंड दूसरा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से प्रूव करना है। रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट रूल 2 बार लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल में पहले यू वी को साथ में रखा एंड डब्ल्यू को बाजू में रखा, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया कि भाई फर्स्ट एज इट इज़ डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन प्लस डब्ल्यू एज इट इज़ एंड फर्स्ट यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन, बराबर। तो देखो u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ वापस, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल है ना, वापस लगाओ दूसरी बार, u एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स। ओके, बस फाइनली ये ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, w को अंदर ब्रैकेट के अंदर, यू विल फाइंड द आंसर विच आई नीड टू प्रूव, है ना। तो ये पहला तरीका है जिसमें 2 बार प्रोडक्ट रूल लगा के फिर हमने फाइनल आंसर बनाया। और दूसरा तरीका है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक 3 से ज़्यादा, या फिर मैंने बताया ना 3 या 3 से ज़्यादा, या फिर बहुत सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में हो, तो लॉगरिथम वाला तरीका अच्छा है। बस तो वही तरीका लगा दिया, पहले लॉग अप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में हो गया कन्वर्ट। फिर ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पे 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/u डी यू बाई डी एक्स, ये 1/v, ये 1/w। ओके, ये सब स्टेप तो मेरे ख्याल से आपको सभी अब तो माइंड के अंदर घुस गए होंगे। बस डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, y को इस तरफ भेज दो एंड देन y को अंदर मल्टीप्लाई करो, y मतलब u v w, तो y मतलब u v w को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तीनों टर्म के साथ। तो u v w हैव मल्टीप्लाइड विथ ऑल द 3 टर्म्स। तो आप देख सकते हो u यहाँ पे कैंसिल, v v कैंसिल, w w कैंसिल, एंड वॉट एवर रिमेनिंग टर्म्स आर देयर विल गिव यू द आंसर। ठीक है, बाय यूजिंग दिस अगेन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन आई हैव गॉट अगेन सिमिलर आंसर, वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके, सो फाइनली इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.5 ख़त्म। ओके, 5.5 का टोटल काम ख़त्म हो गया आज। ओके ओके,
तो चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। कोई भी फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करना है, ये वाली चीज़ हम इसमें देखेंगे। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में होना उसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इक्वेशन अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो उसमें x एंड y का सेपरेट इक्वेशन होगा और वो कोई तीसरे पैरामीटर के फॉर्म में होगा, है ना। समझ लो x एंड y के सिवा तीसरा पैरामीटर है t या फिर थीटा या फिर फाइव r, है ना, ये सब अलग अलग पैरामीटर है। तो x इक्वल टू समझ लो t के फॉर्म में है कोई इक्वेशन एंड y इक्वल टू भी अगेन कोई फॉर्म दूसरा कोई इक्वेशन अगेन वो भी t के फॉर्म में। तो ये हो गया पैरामीट्रिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ t, है ना। इक्वेशन ऑफ x एंड y इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्मेट में है और वो जो पैरामीटर है वो t है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल बहुत आई थिंक बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, याद हो तो पैराबोला, अगर पैराबोला याद हो तो उसका इक्वेशन थे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, है ना। फिर सर्कल का इक्वेशन था अगर याद हो तो x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। और यहाँ पे थीटा जो है वो पैरामीटर है, r पैरामीटर नहीं है ना, r जो है वो कांस्टेंट है, r पैरामीटर नहीं है, r कांस्टेंट है, थीटा पैरामीटर है, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 2 cos थीटा, y इक्वल टू 2 sin थीटा, या फिर x इक्वल टू 7 cos थीटा, y इक्वल टू 7 sin थीटा। इस तरह से r की वैल्यू फिक्स कर सकते, बट थीटा कैन नॉट बी फिक्स, है ना। थीटा की वैल्यू अगर फिक्स करके रख दोगे देन वो फिर इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन नहीं रहेगा वो, है ना। फिर दूसरा कोई सोचो तो अगर याद हो तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, ये था इलिप्स एंड x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, ये था हाइपरबोला, है ना। ये मैंने चारों के चारों कर्व दे दिए जिसके पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आपको याद हो तो, है ना। इस तरीके से बहुत सारे, इसके तरीके के तो बहुत सारे पैरामीट्रिक इक्वेशन बन सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन बहुत सारे x एंड y के फॉर्म में इक्वेशन बना सकते हैं। जितने भी कर्व है लाइफ में, आप जितने भी कर्व बना सको सभी कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशन बन सकते हैं या फिर कार्टेशियन इक्वेशन बन सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन x एंड y के फॉर्म में अकेला इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन कैन गिव दी टोटल, आई कैन से टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कर्व। अकेला इक्वेशन होगा जो आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देगा वो पर्टिकुलर कर्व की। एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब ऐसा होता है कि वो जो पर्टिकुलर कर्व है उसके सभी पॉइंट x एंड y जो पॉइंट होते हैं ना, सभी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, उसको तीसरे कोई पैरामीटर से डिफाइन किया होता है ना। तीसरे कोई पैरामीटर से डिफाइन किया होता है। समझ लो यहाँ पे मैंने अगर ले लिया, समझ लो ये पैराबोला, तो ये पैराबोला के सभी पॉइंट तीसरे पैरामीटर t से डिफाइन किए हैं और ये सभी पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 80 स्क्वायर 280, है ना। x कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर है, y कोऑर्डिनेट 280 है। सो पैरामीट्रिक पॉइंट या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई भी कर्व के दो पॉइंट x एंड y जो पॉइंट होते हैं उसको डिफाइन करने वाला इक्वेशन, है ना। x एंड y के फॉर्म में x एंड y के सेपरेट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ अदर पैरामीटर एंड विच विल ऑलवेज डिफाइन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व, दैट्स ऑल। बस यही है पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना। एंड अगर इस तरीके के फॉर्म में कभी भी इक्वेशन दिया हो एंड मुझे अगर dy by dx फाइंड करना हो तो कैसे करना है, तो आपको अगर dy by dx फाइंड करना हो तो क्या करो कि सबसे पहले क्या करो, ये दोनों को t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना। समझ लो ये वापस वही लिख देता हूँ, x इक्वल टू एफ ऑफ टी था एंड से y इक्वल टू जी ऑफ टी है, बराबर। तो क्या करो कि इसमें dx by dt फाइंड कर लो, जो भी दोनों इक्वेशन मिले उसको t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, यहाँ पे dy by dt फाइंड कर लो, ठीक है, g डैश टी। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर मुझे dy by dx फाइंड करना है तो दैट कैन बी रिटन एज dy by dt होल डिवाइडेड बाई dx by dt। मैंने और कुछ नहीं किया, बस dt dt एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लिया। देखो अगर ये dt dt कैंसिल करूँगा
then you will get again dy by dx back. So dy by dx is ultimately dy by dt, रेशियो ऑफ dy by dt एंड dx by dt. तो बस ये दोनों की वैल्यू रख दो इसके अंदर. ऊपर क्या है, g डैश टी, dy by dt की वैल्यू g डैश टी है एंड dx by dt की वैल्यू f डैश टी है. एंड बस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वॉट एवर आंसर यू विल गेट इज द आंसर ऑफ dy by dx. बस यू जस्ट नीड टू गो फॉर सिंप्लीफिकेशन, दैट्स ऑल, खत्म. यही तरीका है आपको अप्लाई करना है ना. चलो एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं इसके. एग्जाम्पल 34 कैसे सॉल्व करते हैं. चलो इसमें मैंने क्या बताया था, अगेन यू हैव टू इक्वेशन, बराबर, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा. यू हैव टू इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ थीटा. वैसे यहाँ पे a एंड थीटा दोनों पैरामीटर जैसा दिख रहा है, देन दे शुड हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन दैट थीटा इज पैरामीटर. ऐसा एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, है ना. यहाँ पे a पैरामीटर नहीं है, थीटा पैरामीटर है. तो जो भी अगर a पैरामीटर रखना चाहते हो तो इसको भी a को भी पैरामीटर रख सकते हो, बट कोई एक आध पैरामीटर होगा तो दूसरा कांस्टेंट होगा, दोनों एक साथ में पैरामीटर नहीं होंगे, ठीक है ना. ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे थीटा पैरामीटर है तो ये इक्वेशन सर्कल का बन जाता है, एंड अगर यहाँ पे a पैरामीटर जब होता है ना तब इस तरह का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बन जाता है. तो ये सब डिटेल में एक्चुअल में है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला कि थीटा इज पैरामीटर, ऐसा एक्चुअल में मेंशन करना चाहिए, है ना. एंड अगर समझ लो ऐसा मेंशन नहीं भी किया है और अगर हमने a को पैरामीटर समझ के आंसर बनाया तो कुछ अलग आंसर आएगा, एंड थीटा को पैरामीटर समझ के आंसर बनाया तो कुछ अलग आंसर आएगा डेफिनेटली, है ना. क्योंकि अगर मैं a को पैरामीटर समझूंगा तो थीटा को कांस्टेंट समझूंगा, और थीटा को कांस्टेंट समझूंगा तो cos थीटा एंड sin थीटा दोनों कांस्टेंट गिना जाएगा. सिर्फ a ही पैरामीटर गिना जाएगा, a ही वेरिएबल होगा. थीटा इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट. बट अगर मैंने थीटा पैरामीटर समझा है तो a को कांस्टेंट एज्यूम करूंगा मैं, ठीक है. जैसे यहाँ पे आपकी बुक में a को कांस्टेंट एज्यूम किया है एंड थीटा को पैरामीटर एज्यूम करके क्वेश्चन का आंसर बनाया है. वैसे हर बार ऐसा होगा नहीं, मोस्टली इक्वेशन में एक ही पैरामीटर दिखेगा आपको, है ना. जैसे 34 में थीटा पैरामीटर दिख रहा है, फिर 35 में t पैरामीटर दिख रहा है. हाँ, इसमें भी a दिख रहा है, बट वहाँ पे भी अगेन यू विल फाइंड दैट t इज़ अ पैरामीटर. यहाँ पे भी अगेन थीटा इज कंसिडर्ड टू बी अ पैरामीटर. वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, थीटा एंड t इस तरह के इक्वेशंस में उसी को पैरामीटर गिनना आप, बराबर. ओके. a ऐसी इन्फॉर्मेशन या r ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको पैरामीटर मत गिनना, बट एक्चुअल में मेंशन करना चाहिए. फिर भी अगर एग्जाम में भी नहीं किया है तो आप इसको ही पैरामीटर गिनना, है ना. थीटा को, a को मत गिनना, या फिर अगर आगे r मल्टीप्लाई किया है तो r को भी मत गिनना, सिर्फ थीटा या फिर t, है ना. यहाँ पे t है तो थीटा या फिर t, उसको पैरामीटर कंसिडर करके फिर आंसर बनाना. ओके. नाउ मैंने क्या बताया था, आप पहले dx बाई dt फाइंड करो एंड dy बाई dt फाइंड करो. दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में. सॉरी t नहीं, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है ना, तो थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा. तो देखो a तो कांस्टेंट गिना जाएगा एंड cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, है ना. cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा एंड थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है ना. थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, देखो डी थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना. सो थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 है, इसलिए यहाँ पे सेपरेटली 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा. ओके. एंड y इक्वल टू साइन थीटा, देन dy बाई डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज कांस्टेंट साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा, ठीक है. अब फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है भाई, मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी थीटा होल बाई dx बाई डी थीटा. दोनों की वैल्यू रख लो. तो dy बाई डी थीटा है a cos थीटा एंड dx बाई डी थीटा है माइनस a sin थीटा. तो फाइनली a कैंसल, माई आंसर इज माइनस cot थीटा. ओके. वैसे मेरा आंसर यहाँ पे दो आंसर बनाता हूँ मैं, एक तो माइनस cot थीटा, बराबर, a कैंसिल करने पे, और दूसरा आंसर अगर मुझे बनाना है बाई चांस अगर पॉसिबल, जैसे यहाँ पे पॉसिबल हो गया, a cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ x, है ना, x लिख सकता हूँ, एंड a sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ y.
तो अगर पॉसिबल हो तो एग्ज़ाम में क्या करो कि अगर एक्स एंड वाई के फॉर्म में आंसर मिल जाए तो अच्छी बात है ना। अगर एक्स एंड वाई के फॉर्म में आंसर मिल जाए तो वो पहले वो कोशिश करो, मतलब फाइनल आंसर जब भी बने ना उसके अंदर चेक करो कि भाई अब इक्वेशन जो गिवन डेटा में दिया है उसका यूज़ करके कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या, मतलब कैन वी कन्वर्ट दिस फाइनल आंसर इनटू एक्स एंड वाई फॉर्म। ये जो फाइनल आंसर मिला है उसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते तो वही आपका फाइनल आंसर बनाना, अगर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो, जो भी आपको थीटा के फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म मिले वही आपको आंसर कंसिडर करके चल जाना है आगे, ठीक है। वैसे आपकी बुक के अंदर ये वाला आंसर दिया है माइनस कोट थीटा, बट मैंने फिर भी यहाँ पे आपको ये वाला आंसर क्यों दिया, क्योंकि एमसीक्यू में कभी कभी ऐसा होता है कि दे विल गिव दिस आंसर, है ना, ऑप्शन में, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट ये आंसर कैसे बना है, हमको तो आंसर दिख ही नहीं रहा है ऐसा, तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में तो यहाँ पे आंसर ही नहीं बना। सो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक बियॉन्ड सम स्टेप, आपके माइंड से थोड़ा आगे सोचना है कि यहाँ पे एक्स एंड वाई के फॉर्म में आंसर लाना है तो फिर क्या करो, एक्स एंड वाई के फॉर्म में जो इक्वेशन गिवन डेटा में है उसको यूज़ करो, ख़त्म। ओके, अगेन देखो ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। अगेन मैंने क्या बताया था, t को कंसिडर करो पैरामीटर एंड डिफ्रेंशिएट कर लो, चलो dx बाई dt, तो a तो कांस्टेंट है, 2t स्क्वायर का क्या होगा 2t, एंड dy बाई dt का डिफ्रेंशिएशन मतलब y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, अगेन 2a कांस्टेंट, t का डिफ्रेंशिएशन तो 1, ठीक है। फाइनली मैंने क्या बताया था, dy बाई dx dy बाई dt की वैल्यू 2a है एंड dx बाई dt की वैल्यू 2at है, 2a कैंसल्ड, विल गेट 1 बाई t एज एन आंसर, ठीक है। अब कैन वी कन्वर्ट दिस आंसर इनटू फॉर्म ऑफ x एंड y, तो वैसे दिख तो नहीं रहा है, x एंड y दोनों फॉर्म में नहीं दिख रहा है, आइदर आई कैन कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ y, सो t की जगह बस y बाई 2a रख लो, मुझे y के फॉर्म में आंसर बनेगा मेरे पास, एंड अगर x के फॉर्म में आंसर बनाना है तो फिर वो प्लस और माइनस के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप देखो एमसीक्यू है तो चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, उसके हिसाब से फाइनल आंसर बनाना। फिलहाल अगर एक्सप्लेनेशन देना है, थियोरेटिकली आंसर बनाना है तो फिर यहाँ से छोड़ दो, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 36, चलो डायरेक्टली फटाफट से बनाता हूँ मैं आंसर, dx बाई डी थीटा इक्वल टू अगेन ए एज इट इज़, थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, एंड dy बाई डी थीटा इक्वल टू अगेन ए एज इट इज़, 1 का 0 एंड कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या होगा भाई, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, सो व्हाट आई गेट, दोनों की वैल्यू रखने पे ऊपर a साइन थीटा और नीचे a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, देखे ये a कैंसल, एंड अगर मुझे ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा को, तो अगर याद हो तो ये हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू, एंड 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एज यू कैन सी 2 कैंसल्ड, 2 कैंसल और एक कॉस कैंसल, बराबर, तो बचा क्या साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, सो फाइनली आंसर मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ओके, एग्जाम्पल 37 में वैसे तो ये वाला क्वेश्चन देख के आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि देते हो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए, तो अगर मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो पावर आगे, पावर में एक कम 2/3 माइनस 1 प्लस अगेन पावर आगे एंड पावर में एक कम, तो ये हो गया पावर का डिफ्रेंशिएशन, फिर y का अलग से dy बाई डी एक्स, और ये a रेशो 2/3 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो फाइनली अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो उसको सब्जेक्ट बना लो, तो ये तो हो गया माइनस 2/3 x रेस टू माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाई अगेन 2/3 y रेस टू माइनस 1/3,
एंड यू कैन सी ये 2/3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या भाई फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x बाई वाई और उसका पावर है -1/3 कॉमनली। और अगर नेगेटिव पावर नहीं रखना है तो आप रेसिप्रोकल ले लो दोनों को, y बाई एक्स होल पावर 1/3 है ना। y रेस टू -1/3 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एंड x रेस टू -1/3 ऊपर से नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो बाय यूजिंग दैट रूल यू कैन इजीली गेट योर आंसर। एंड ये जो है ना, ये तो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि चलो इस तरह से आंसर कैसे बनाएं, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन वाला जो टॉपिक था उसमें कि जब भी x एंड y के फॉर्म में इक्वेशन हो तो कैसे dy बाई डी एक्स फाइंड करें, वो तो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। बट अगर ये वाला इक्वेशन दिया है अगेन आपको दूसरे कोई तरीके से डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है। बट दूसरे कोई तरीके से अगर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो आपको इसको सोचना पड़ेगा कि कैन वी फाइंड द पैरामीट्रिक फॉर्मेट और पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन। तो अगर इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो तो अच्छी बात है। इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगे x इक्वल टू से a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। अब ये कैसे बने, तो अगेन वो चैलेंज है ना। तो इसमें तो चलो ठीक है, मैं समझा दूंगा कि भाई कैसे बना सकते हैं हम लोग, बट फिर भी हम सारे हर एक अलग अलग तरह के इक्वेशंस में अलग अलग तरीके होंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने के, तो सभी तो हमको माइंड में नहीं आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल है और वो रूल को अप्लाई करो एंड पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लो, ऐसे कोई तरीके नहीं है पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने के, बराबर। डिपेंड ऑन क्वेश्चन, यू नीड टू थिंक ऑफ द मेथड, बराबर। वैसे ये वाले क्वेश्चन में कौन सी मेथड से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो सोचो कि या करो a⁴ को डिवाइड कर लो सब में, क्या करो कि a⁴ डिवाइड कर लो, ठीक है, और यहाँ पे 1 बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x बाई a⁻⁴ होल पावर 2 ऐसा फॉर्मेट लिख लेता हूँ एंड y बाई b⁻⁴ होल पावर 2 इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ इफ आई विल कंपेयर दिस इक्वेशन विथ परफेक्ट आइडेंटिटी, एक परफेक्ट आइडेंटिटी से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये थीटा के फॉर्म में, यहाँ पे थीटा जो पैरामीटर है ना उसके फॉर्मेट में x एंड y दोनों आ जाएंगे, है ना। तो cos स्क्वायर दिस वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये साइन उसका स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। सो इफ आई विल कंपेयर दिस व्हाट आई गेट, cos थीटा इक्वल टू मुझे मिल जाएगा x बाई a होल रेस टू 1/3 एंड साइन थीटा मुझे मिल जाएगा y बाई b होल पावर 1/3, ओके। सो अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो पहले मुझे दोनों साइड क्यूब मल्टीप्लाई मतलब क्यूब करना पड़ेगा। सो व्हाट आई गेट, x बाई a इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा एंड y बाई b इक्वल टू साइन क्यूब थीटा एंड फाइनली x इक्वल टू आई कैन से a कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, ओके। सो ये रहा पैरामेट्रिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ थीटा। तो ये जो मेथड मैंने बताई, अगेन मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से लेके जो मेथड मैंने बताई थी पहले, सॉरी मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में ही, a⁻² से मल्टीप्लाई किया ना, दोनों को a⁻² से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया था, तो दोनों में नीचे a आएगा, बराबर। और यहाँ पे b नहीं है, a है, तो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, ओके सॉरी। हाँ, तो अगर चलो और कोई जगह पे भी नहीं है ना, हाँ ठीक है चलो। तो ये मेथड से मैंने a के फॉर्म थीटा के फॉर्म में दोनों x एंड y की वैल्यू बना ली, तो ये हो गया पैरामीट्रिक फॉर्मेट, है ना, जो यहाँ पे मैंने बताया था वही है, देखो, है ना। फिर अब यहाँ से फिर आगे कैसे बढ़ना है, तो यहाँ से तो मैंने बताया था वही dx बाई डी थीटा फाइंड करो, दैट इज a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा एंड dy बाई डी थीटा फाइंड करो, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन का फिर cos थीटा एंड फाइनली यू जस्ट नीड टू गो विद dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया dy बाई डी थीटा होल बाई dx बाई डी थीटा,
तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है a इंटू मतलब 3a इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस होल डिवाइडेड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन. सो एज यू कैन सी 3a कैंसल, एक कॉस कैंसल, एक साइन कैंसल. व्हाट आई गेट इट और हियर इज माइनस टेन थीटा, है ना. क्या बन जाएगा? माइनस टेन थीटा. अब वापस माइनस टेन थीटा को फिर अगेन ये एक्स एंड वाई के फॉर्म में, मुझे मेरा आंसर ये वाला है ना, उसके फॉर्मेट में अगर चाहिए तो फिर अगेन व्हाट आई कैन से टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला था मुझे? माइनस टेन थीटा ना. तो टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना. अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी देखो. अगर साइन थीटा की वैल्यू देखने जाऊँ तो चलो साइन थीटा की वैल्यू देखने से अच्छा है साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ. ये साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब है ना एक्स एंड वाई का, तो यहाँ पे मैं साइन क्यूब एंड कॉस क्यूब का फॉर्मेट बना लेता हूँ. तो साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा और उसका पावर 1/3 ले लिया तो हो गया ना. ये 1/3 एंड 3 दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा. सो फाइनली साइन क्यूब की वैल्यू है y बाई ए एंड कॉस क्यूब की वैल्यू है x बाई ए. ठीक है, या फिर ए अगेन एक्स्ट्रा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो. चलो एक्स्ट्रा ए मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे. तो फाइनली a साइन क्यूब की वैल्यू है y एंड a cos क्यूब की वैल्यू है x. तो व्हाट आई गेट इज y बाई x होल पावर 1/3. दैट इज द आंसर ऑफ dy बाई dx, है ना. तो वही आंसर हमने जो डायरेक्ट बनाया था वो आंसर एंड ये आंसर दोनों मैच हो गया देखो. बट ये आप देख सकते हो बहुत ही टीडियस रास्ता है, बहुत ही लेंथी एंड बहुत टफ रास्ता है दूसरा जो सेकंड मेथड है वो. तो कभी भी इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में हो, एक्स एंड वाई के फॉर्म में एक रिलेशन हो, तो इफ़ पॉसिबल विल नॉट ट्राई, है ना. ये मेथड तो हम कोशिश नहीं करेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने यहाँ पे ये मेथड आपको दिखा दी, क्योंकि आपकी बुक में भी थी. डेफिनेटली मुझे तो दिखानी ही थी, है ना. बुक में ये स्टेप नहीं है, बस इन लोग ने डायरेक्ट एक्स इक्वल टू ए कोस क्यूब एंड वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब ले लिया है, बताया नहीं कि भी कैसे लेना है ना. यहाँ पे मैंने तरीका दिखाया है कि भाई एक्स इक्वल टू दिस वन एंड वाई इक्वल टू दिस वन, ये कैसे बना सकते हैं. तो यहाँ पे एक तरीका था तो बना दिया, चलो, है ना. मोस्टली कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या फिर सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बहुत बार हेल्प कर लेता है. आइडेंटिटी ये जो है ना वो बहुत बार हेल्प करती है पैरामेट्रिक इक्वेशन बनाने में, है ना, बहुत सारे. सो आप देख सकते हो ये तो छोटा सा 3 स्टेप का तरीका था, और सेकंड मेथड में तो यू विल फाइंड 7 to 8 और 9 या 10 स्टेप हो गए. ओके, तो चलो फिर ये आज के लिए इतना ही रखते हैं. बराबर, ये एग्जाम्पल ख़त्म हो गए. बराबर, एग्जाम्पल हमारे ख़त्म हो गए. अब एक्सरसाइज 5.6 में क्या करो कि क्वेश्चन 1 से लेके 11 टोटल 11 क्वेश्चन है. सो इफ़ पॉसिबल यू कैन ट्राई ऑल द 11 क्वेश्चन. सभी क्वेश्चंस को कोशिश करो, क्योंकि मैंने हर बार यही बताया कि भाई आपको पहले एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, मेथड सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट यू जस्ट नीड टू ट्राई ऑल द क्वेश्चन इफ पॉसिबल एट योर होम. तो अगर पॉसिबल है ये सभी क्वेश्चन कोशिश करो. डेफिनेटली मैं इसके सॉल्यूशंस डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना आपको. ओके, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. होमवर्क में 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन आपको घर से कोशिश करने हैं. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच.